हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जो सेट नंबर हमारा 52 है। कल 51 हमने देखा था, आज हम लोग 52 देखेंगे। तो 52 के जो क्वेश्चन है आज उनको कैसे सॉल्व करना है इस तरह से देखेंगे। और मैथ का जो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। अगर उपरिव्यय का मतलब उस पर कुछ अतिरिक्त व्यय करता है, उसके लागत मूल्य का 20% है। मतलब जो उसका सीपी है उसका कितना है? 20% है भैया। तो कह रहा कि 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है, हम उसको कितने में खरीदते हैं? 300 रुपए में खरीदते हैं, और उसके बाद उस पर और भी कुछ व्यय करते हैं। वो कितना करते हैं? उसके लागत मूल्य का 20%, जो उसका सीपी है उसका 20%, उस पर हम और व्यय करते हैं। उसके बाद जो खर्च आता है, उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद अब हमें उस पर 30% का प्रॉफिट कमा लेना है। अगर 30% का प्रॉफिट कमाएंगे तो अब हम वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे होंगे। बात समझ में आई? ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि 300 रुपए में एक वस्तु को हम खरीदते हैं, यानी उसका सीपी कितना हो गया? 300 रुपए। और उस पर अगर 20% अतिरिक्त व्यय करना है, तो 300 का 20% अगर देखोगे, 300 का 300 का अगर 20% देखोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20%। यहां से काटो भैया, कितना हो जाएगा? 60 रुपए। कितना हो जाएगा? 60 रुपए। कितना हो जाएगा? 60 रुपए। अगर 300 का 20% देखोगे हो जाएगा 60 रुपए। ठीक है। अब ये कह रहा कि उस पर हमने 60 रुपए और व्यय किया। पहले हमारे पास उसका सीपी कितना था? 300 रुपए। उसके बाद हमने उस पर 60 रुपए और व्यय किया। मतलब अब हमारा सीपी कितना हो गया? 360 रुपए। कितना? 360 रुपए में अब हमारा वस्तु का टोटल सीपी, यानी उस पर जो हमारा खर्च लगा, टोटल 360 रुपए। अब कह रहा कि उस वस्तु पे हमें 30% का लाभ कमाना है। तो आप इसका 30% निकाल के इसमें जोड़ दो। या तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हो, तो 360 रुपए उसका सीपी है, साथ में उसको 30% प्रॉफिट, यानी वस्तु को 130 रुपए में बेच दें। क्या? वस्तु को 130 रुपए में बेच दें। अगर 130 रुपए में बेच दें तो कितना आ गया? 36 इंटू 13। कितना? 13 छंग 78, 13 3 39 और 7 46। यानी अब उस वस्तु को हमें कितने रुपए में बेचना होगा? उस वस्तु को हमें 468 रुपए में बेचना होगा। तो ध्यान रखना आप, 468 रुपए में बेचेंगे। आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया, फिर से समझना है। उस वस्तु का जो सीपी था 300 रुपए, 20% उसके सीपी का हमने उस पर अतिरिक्त व्यय किया। फिर जो आया उस वस्तु पर हमें 30% का अतिरिक्त लाभ कमाना है। तो 360 रुपए का 130% निकालोगे, 468 आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या करा देखना। कह रहा कि एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि, एक जो वृत्ताकार आपका गार्डन है उसकी परिधि आपको 440 मीटर दी गई है। बगीचे के अंदर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कहा गया। देखो आप, ये मान लो आपके इसके बगीचे के बीच में कितना? 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। आपसे कहा क्या गया? एक वृत्ताकार बगीचा है जो उसकी परिधि कितनी है? 440 मीटर। कितनी? 440 मीटर उसकी परिधि है। यानी आप क्या कह सकते हो, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है बाबू? 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान आपको कितना दिया गया? 440। कितना? 440। अगर यहां से देखोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर कितना? 440। यहां से अगर आर रोकोगे, 440 इंटू 7/2 ठीक है। यहां से उड़ाओ भैया, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और साथ ही साथ 10। यानी आर का मान कितना आ गया? आर का मान आ गया आपका 70 मीटर। ठीक है। 2 पाई आर का मान अगर 440, तो यहाँ से आर का मान 70। अब अगर यहाँ आप देख रहे हो, आंतरिक यानी किनारों का क्षेत्रफल तुमसे कहा गया, रास्ते का कहा गया, किनारों का क्षेत्रफल अगर आपसे कहा गया, क्या? किनारे का क्षेत्रफल, किनारे का क्षेत्रफल बराबर बाबू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर में से क्या? R1 का स्क्वायर मतलब घटा दो, तो ये होता है हमारे किनारे का क्षेत्रफल। और पाई का मान आपके पास है ही 22/7, और आर आपने निकाला कितना? 70। अगर इसका स्क्वायर करोगे कितना? 4900 हो जाएगा। अब R1 कितना? 70 आपने निकाला,
और साथ ही माइनस कर दो तो अंदर वाले का कितना 63, कितना आंतरिक का 63। अगर 63 यहाँ रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाता 3969 बाबू, कितना अगर बात करोगे 63 की स्क्वायर की तो याद कर लेना 3969। आपका काम है 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर याद करना। अगर याद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 50 तक तो याद करना ही करना है। फिर उसके बाद आपको निकालने का तरीका बता दूंगा मैं कि कैसे निकालते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, एग्जाम में आपको समय बचाना है, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, आपको याद करके रखने पड़ेंगे अगर आपको समय बचाना। ठीक है, यहां से अगर आपने देखा 22/7 इंटू अगर घटाओगे तो कितना 931 बच जाएगा, 931 बच जाएगा। काटो भैया, 7 एकम 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 133 और इंटू कितना 22। बात समझ में आई? गुणा कराओ, 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66 और 7 72, 22 एकम 22 और 7 कितना हो गया 29, कितना हो गया 2926, 2926 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगेगा भैया क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया है। 2926 यानी चौथा नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 2926। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो परिधि दी गई थी 2 पाई आर का मान ये था भैया, आर का मान आपने निकाल लिया। अब किनारे का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे पाई बड़े आर से छोटा, मतलब आर स्क्वायर से R1 स्क्वायर आप माइनस कर लोगे। आर आपने अभी निकाला 70, जिसका स्क्वायर हो गया 4900, माइनस यहाँ से 7 जब माइनस करोगे तो 63, 63 का स्क्वायर 3969, घटाया आपने कितना 931, 7 से उड़ाया 133, 133 गुणे 22 आपका कितना हो गया बाबू 2926। क्या हो गया बाबू 2926, आपका जवाब हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्या कह रहा है, कह रहा कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम भाई साहब का कुल वेतन है 12,000 रुपए। कितना बाबू 12,000 रुपए। कह रहा राम अपने वेतन का 80%, राम अपने वेतन का 80% और श्याम अपने वेतन का, राम अपने वेतन का 80% और श्याम अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि दोनों की बचत समान है, क्या यदि दोनों की बचत समान है तो श्याम का वेतन कितना है? तो श्याम का वेतन कितना, देखो क्या कह रहा है, एक राम भाई साहब और एक श्याम भाई साहब, ये कितने की बचत करते हैं, ये 20 की बचत करते हैं और ये कितने की बचत कर रहे हैं 10 की कर रहे हैं। देखो राम 80% अगर क्या कर रहा है खर्च कर रहा तो 20% बचा रहा होगा, श्याम 90 कर रहा तो 10 बचा रहा होगा। और लेकिन आपसे कहा कि दोनों की बचत क्या भैया, दोनों की बाबू बचत समान है। क्या है, दोनों की बचत समान है, तो आपके हिसाब से दोनों की बचत क्या अलग अलग है? दोनों की बचत अलग अलग है, यानी आपको बचत बराबर करनी पड़ेगी। आपको बचत बराबर करने के लिए क्या, दोनों का लासा लेना पड़ेगा। दोनों का लासा 20 और 10 का लासा कितना आएगा 20 ही रहेगा, मतलब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से। अगर आप देखोगे तो इनके व्ययों का अनुपात क्या आ चुका है 1:2, कितना 1:2 इनके व्ययों का अनुपात हो जाएगा। अब देखो आपके हिसाब से टोटल व्यय कितना है 2 1 3, टोटल 3, और 3 का मान कितना 12,000, 3 का मान 12,000, 1 का मान 4,000, 1 का मान, तो अगर राम का पूछा जाए तो 4,000 और अगर श्याम का पूछा जाए बाबू तो 8,000। किसका पूछा गया है आपसे, तो श्याम का वेतन कितना होगा, तो श्याम का वेतन हो जाएगा 8,000, यानी ऑप्शन नंबर 3 बाबू। ठीक है, कितना हो जाएगा 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, कह रहा ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। 3 व्यक्ति हैं, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, कह रहा ए का जो वेतन है बी के वेतन का 40% है। बी के वेतन का 40, अगर बी को तुम मान लो कितना, अगर बी को मान लो 100 रहा होगा तो ए उसका कितना 40%। अगर 100 और 40 लिखोगे आप उड़ाओगे उसको, यानी 20 पंचे 100 और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 2:5 हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, जो कि सी के वेतन का 25% है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे आपसे कहा गया कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% है, जो कि सी के वेतन का 25% है। अब आप ये ना कर देना कि ए के ही सापेक्ष बात कही गई है कि ए का वेतन बी के वेतन से सी के वेतन से, ये ना कर देना, क्योंकि एक शब्द आपको दे दिया गया है जो, और जब भी कभी रीजनिंग में एक शब्द दिया जाता है जो, और जो शब्द अगर आपको दे दिया जाए तो उसके पास से पहले जो शब्द पड़ता है, उसके पास से पहले जो पड़ता है वो बात उसके लिए कही जाती है। क्या, उसके पास से जो पहला शब्द या पहला लेटर पड़ता है उसके लिए कही जाती। बात समझ में आई?
अगर आपसे कहा गया जो, तो मतलब अब ये जो किसके लिए कहा जा रहा है, बी के लिए कहा जा रहा है कि बी सी के वेतन का कितना है 25%। क्वेश्चन समझना, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपसे एग्जाम में, और बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया और बच्चे कई बार इसको गलत करके आए हैं। उन्होंने ए के सापेक्ष ले लिया सी को, मतलब क्या, ए सी का 25% है, लेकिन इसने एक जो लैंग्वेज आपको दी थी जो, तो ये जो का मतलब ये पास वाले वर्ड के लिए, पास में कौन है इसके पहले चलने पे, इधर से चलोगे तो पास में आपका बी दिख रहा है, अगर बी दिख रहा है मतलब ये बात किसके लिए बाबू, बी के लिए कही गई है। तो बी सी का कितना परसेंट है 25%। अगर सी आपका 100 तो ये इसका कितना 25। अब यहां से 25 चौको 100 और 25 एकम 25। बात समझ में आई। अब बी के दो चेहरे दिख रहे हैं, इन दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ कितना 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना, सॉरी यहाँ कितना 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कितने से 5 से, निकाल लो यहाँ से रेसी, 2 आ गया 5 आ गया और 5 चौको 20। मतलब अब यहाँ से देखो ए बी और सी का अनुपात कितना आ चुका है। अब यहाँ से बाबू देखो ए बी और सी का अनुपात कितना आ चुका है, कितना आ चुका है ए बी सी का 2:5:20। ए बी सी का अनुपात कितना 2:5:20। बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा कि सी के वेतन का जो है क्या, सी के वेतन का कितना प्रतिशत ए का वेतन है। कह रहा किसके बिहाफ पे, सी के वेतन के बिहाफ पे जो ए का वेतन है कितने प्रतिशत है, जो ए का वेतन है सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो हमेशा जिसके साथ का या से लगा हो उसको आप हर मान लोगे, और जिसको पूछा जाए उसको आप अंश मान लोगे। तो किसका पूछा गया, ए का, और ए का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 2, और किसके बिहाफ पे, सी के बिहाफ पे, तो सी का मान और प्रतिशत के लिए 100। 2 से काटो भैया 10 और 10 से काट दो 10, यानी कितना प्रतिशत है 10% है, जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आई, बात समझ में आई। थोड़ा सा एडवांस तरीका ये है कि आप किसको पढ़ोगे, जो को पढ़ के चलोगे। अगर आपने ए को इसके सापेक्ष लिया तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत आ रहा होगा, और सेम क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा गया। तो आप ध्यान रखना, अगर आप ए को मान के चलोगे तो आपका ऑप्शन 10% नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो आप परेशान होगे। लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही है, बस आपको जो शब्द ध्यान रखना है, क्या आपको जो शब्द ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कह रहा कि पवन महेश को 2400 रुपए 3 वर्ष के लिए और जॉन को 3600 रुपए, कितना 2400 रुपए 3 वर्ष के लिए, 3600 रुपए 5 वर्ष के लिए, और टोटल उसे ब्याज के रूप में कितने 1200 रुपए। तो अनुपात देखना, मेथड नंबर 1 देखना बाबू, क्या मेथड नंबर 1 देख लेना, बेसिक मेथड कैसे कर रहे होगे। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 हो जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, वेयर एसआई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, प्रिंसिपल इज इक्वल टू मूलधन, आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, टी इज इक्वल टू टाइम यानी समय, 100 आपको पता ही है, ठीक है। अगर मेथड से चलोगे तो पहले देखो 2400 रुपए कितने वर्ष के लिए, 2400 रुपए 3 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है बटे 100, तो इसका साधारण ब्याज कितना हो गया इतना, और दूसरे वाले का 3600 रुपए कितने वर्ष के लिए, 3600 रुपए 5 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों से मिलाकर, दोनों से अगर मिला दो तो ब्याज कितना मिल रहा है 1200 रुपए, कितना मिल रहा है 1200 रुपए। काटा पीटी करो भाई, 2 जीरो से यहां निपट गया, 2 जीरो से यहां निपट गया, कितना बचा 24 72 आर, प्लस यहाँ देखो कितना हो गया 180, 36 पंचे 180 बराबर 1200, जोड़ो 180 70 252, कितना 252 आर बराबर 1200, और यहाँ से आर निकालोगे तो 1200 बटे 252, उड़ाओ भाई 4 से 5, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12, 3 से उड़ाओ 21, 21 चौको 84, 21 चौको 84, बचा कितना 16, समथिंग 7 बार जाएगा, मतलब लगभग 4.7 के आसपास मान आ रहा होगा, 4.7 के आसपास मान आ रहा होगा। लेकिन आपको इतना काम नहीं करना, ये मेथड नंबर 1 आपका बेसिक मेथड है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो 2400 रुपए 3 वर्ष में,
₹2400 3 वर्ष में, मतलब यहाँ पे देखो ब्याज कितना मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 72% का ब्याज, यहाँ 36 पंचे 180 मिल जाएगा, 180 यानी टोटल ब्याज आपको कितना मिल जाएगा, टोटल ब्याज 252। और क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में 1200 है, कितना है 252 का मान 1200, एक का मान 1200 बटे 252, सीधा सीधा काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 पॉइंट, देखो 4.7 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ये है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 4.76, यानी 4.76 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बात बाबू समझ में आई। यहाँ से आप सीधे सीधे देखोगे कि 24 तिहाई 72, 36 पंचे 180, कुल मिलने वाला ब्याज हमारा कितना हो गया 252, और 252 का ही मान हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, कुल ब्याज 1200, एक का मान इतना कितना 4.76%, आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन रहे आपके गणित के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह के क्वेश्चन को रिवीजन करके जाना है, क्योंकि जो हमारा एनए का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके लेवल को देखते हुए, क्योंकि आपका जीडी का एग्जाम हल्का होता है, जो एनए का एग्जाम होता है, नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम होता है, उसका लेवल आपका थोड़ा सा अप होता है, यानी आपके क्वेश्चंस जो होंगे वहां पर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो आप सभी लोगों का काम है कि ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, मैं तो या आपकी साइंस हो, क्योंकि आपका जो वेटेज है साइंस का 35 नंबर का वेटेज है बाबू, तो वहां पे आप सभी लोगों को बस इतना सा काम करना है कि बहुत ही खतरनाक तरीके, यानी जो हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं साइंस के, वो क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। वो क्वेश्चन जब आप पढ़ के जाओगे तो आपको एक अलग ही चीज देखने को मिल रही होगी। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे आपको उन सीट से, उस नोट से, उस प्रैक्टिस सेट से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का काम है कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हुए जाना, पढ़ते हुए जाओगे तो देखने को मिलेगा आपको कि आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो। वरना अगर आपने सस्ता पढ़ने की कोशिश की कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ ले भैया और नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम निकाल लेंगे, तो रह जाओगे। फिर हम बता रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आप गदर तरीके से पढ़ के जाओ, बिल्कुल धांसू तरीके से पढ़ के जाओ, जैसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाओ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो देखते जाओ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके अपनी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामान्यता एक विकासशील देश में बेरोजगारी की वजह से होता है। क्या कह रहा है कि सामान्यता एक विकासशील, जो आपके विकासशील देश है, क्या कह रहा है, अगर विकासशील देश की बात करो तो उसमें बेरोजगारी किसकी वजह से होती है, बेरोजगारी, भैया आप भी बेरोजगार ही तो हो भी। जब आपके पास कोई रोजगार नहीं तो बेरोजगार, तो बस आपसे यही कहा गया है कि सामान्यता एक विकासशील देश में बेरोजगारी की वजह होती है। मतलब वह क्या है जिससे बेरोजगारी की एक वजह है। ऑप्शन आपको दिया गया है, उत्पादन के पूरक कारकों की कमी, मौसमी कारक, प्रभावी मांग में कमी, एक नौकरी छोड़कर दूसरा पकड़ना। क्या आप बताओ ये आपकी बेरोजगारी की वजह है, एक नौकरी छोड़कर दूसरा पकड़ना? नहीं। दूसरा प्रभावी मांग में कमी, ये भी नहीं। लेकिन आपकी कमी क्या, उत्पादन के पूरक कारकों की कमी, ये जो है आपका, तो ये आपकी एक कमी है किसमें, विकासशील देशों में बेरोजगारी की वजह से। तो जो ऑप्शन आपको एक दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा, 6 क्वेश्चन का राइट होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है? क्या मौसम विज्ञान केंद्र, मौसम मौसम विज्ञान मौसम विज्ञान केंद्र, क्या मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है, वो भी क्या भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर? तो ध्यान रखना, जो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है वो कहाँ स्थित है, वो हो जाता है अपना लद्दाख। लद्दाख, यानी जो आपका सही हो जाएगा लद्दाख ऑप्शन, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। ये रहा अपना एनए वाला, सभी लोग इसके बारे में जानते हो। तो नोट्स आपने अगर परचेस नहीं किए तो अभी परचेस करके पढ़ो, या आप परचेस कर चुके हो तो उसमें अपनी ताकत झोंक दो, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से दिए गए हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, उनको आप पढ़ के जाओ, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने? विक्रमशिला। ध्यान रखना बाबू, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना, क्या
विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो इसकी स्थापना की थी, जो इसकी स्थापना की थी किसने, धर्मपाल भाई साहब ने की थी। यानी आप इसका ऑप्शन ध्यान रखना, किसने, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर 2। अगर बात 9 की जाए, क्या कह रहा कि भारत का कौन सा गवर्नर जनरल, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था, किससे, ओवेन मेरिडिथ, ध्यान रखना भैया, ओवेन, ओवेन मेरिडिथ, मेरिडिथ इस नाम से कविताएं लिखा करता था। कौन, कौन सा गवर्नर जनरल था, तो आप ध्यान रखना लॉर्ड लिटन। कौन था, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन भाई साहब जो हैं, लिटन, लॉर्ड लिटन भाई साहब जो हैं वो ओवन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखा करते थे। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन जो 3 में दिया गया है, ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन। ठीक है, 9 का 3 हो जाएगा। अगर बात 10 की जाए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखना ये आपको ज्वालामुखी दिए गए हैं। तो कह रहा कि एटना इटली, तो आप ध्यान रखना जो एटना है आपका कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। और जो फ्यूजियामा है वो आपका कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है। जो पोपा है वो म्यांमार में स्थित है। सारी बातें बीच में डैश लगा लेना आप, ठीक है। एटना कहाँ है आपका, इटली में, एटना इटली में, फ्यूजियामा जापान में, और पोपा म्यांमार में। लेकिन क्राकाटोआ आपका मलेशिया में नहीं है, ठीक है, क्राकाटोआ आपका मलेशिया में नहीं है। अगर इनकी राजधानी की बात कर लो, इटली की राजधानी रोम, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, म्यांमार की नेपिडा, और मलेशिया की कुआलालंपुर। क्या भैया, फिर से एक बार सुनना, इटली की राजधानी रोम, और जापान की राजधानी टोक्यो, म्यांमार की राजधानी न्यायपीडा, और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। सारी बातें ध्यान रखना, जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है फिर आपसे, कह रहा है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। जो छोटा नागपुर है पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, पंचमढ़ी है, पारसनाथ है, या महाबलेश्वर है। तो ध्यान रखना कि आप जो अपना छोटा नागपुर पठार है उसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो अपनी है पारसनाथ। कौन सी है, वो अपनी हो जाती है पारसनाथ। ठीक, पारसनाथ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 12। क्या कह रहा कि समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एमपीटी में, कि आप इन बातों को याद रखना। सारी बातें आपको प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैंने बताई थी कि क्या क्या आपको पढ़ के रखना है। इसको तो जरूर पढ़ के जाना है। केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आप पढ़ सकते हो। एक है आपका अम्ल, क्षार और लवण, और दूसरा चैप्टर हो जाता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी, और तीसरा चैप्टर हो जाता है आपका क्या, कार्बन और उसके यौगिक। ये 3 चैप्टर आप पढ़ के जाना। यहाँ से इतने क्वेश्चन भर भर के आपको मिलेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी अपनी आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें आपको कुछ बातें बताई गई थी। क्या बताई गई थी, एक बात मैंने बताई थी आइसोटॉप के बारे में, आइसोटॉप, और एक बताई थी आइसोबार के बारे में। आइसोटॉप और आइसोबार। आइसोटॉप क्या था आपका भैया, समस्थानिक, क्या था, समस्थानिक। और एक आपका क्या था, समभारिक। क्या था, एक आपका था समभारिक। ठीक, जो समस्थानिक होते हैं क्या, वे तत्व, वे तत्व जिनके, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान, लेकिन, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। क्या, भिन्न होती है। वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब जिनके एटॉमिक नंबर आपके सेम होंगे
और एटॉमिक मास आपके डिफरेंट होंगे वो आपके आइसोटॉप कहलाएंगे, ठीक है। और जिनके क्या, और जिनके वे तत्व जिनकी जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी व परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भिन्न होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोबारिक। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और एटॉमिक नंबर समान और एटॉमिक मास डिफरेंट, वो हमारे समस्थानिक या आइसोटॉप। और जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और उनकी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या होंगे, भिन्न होंगे, वो हमारे हो जाएंगे आइसोबार। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, अगर एग्जाम्पल भी देखना चाहो तो बाबू देखो, अगर आपसे कहा समस्थानिक तो एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ले लो, 1H1 हो जाता है, 1H2 हो जाता है और 1H3 हो जाता है। मतलब 1H1 1H2 और 1H3। यहाँ पे देखो जो आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है ये क्या सभी में समान है। अगर एटॉमिक नंबर समान और एटॉमिक मास डिफरेंट तो आपका ये किसका एग्जाम्पल हो गया, समस्थानिक यानी आइसोटॉप का। अगर नाम की बात कर लें जो 1H1 होता है इसको आप बोल देना क्या, प्रोटियम। अगर आपसे कोई पूछ दे 1H1 हमारा क्या होता है, प्रोटियम। 1H2 की बात करते तो ये हो जाता है ड्यूटीरियम यानी इसको भारी जल भी कह लेना, ठीक है, ड्यूटीरियम। अगर 1H3 की बात करें तो ट्राइट्रियम, क्या ट्राइट्रियम, ये आपके इनके नाम हो जाते हैं। और अगर संबारिक की बात कर ले तो इनका एग्जाम्पल आप ले लेना 18 ऑर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। देखो क्या, देखो एटॉमिक मास जो इसमें क्या, एटॉमिक मास आप देख रहे होगे समान है, लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। और अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो ये किसका एग्जाम्पल है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम है, तो ये संभारिक यानी आइसोबार का उदाहरण है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अपने क्वेश्चन क्या करा कि समान परमाणु संख्या यानी जो एटॉमिक नंबर है हमारा वो कैसा होना चाहिए, समान, परंतु असमान क्या होगा, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो कह रहा ऐसे तत्वों को क्या कहोगे, अभी आपको बताया गया कि जो समान परमाणु संख्या है वो हमारा एग्जाम्पल है किसके, समस्थानिक यानी आप कहोगे आइसोटॉप, क्या कहोगे, आइसोटॉप कह रहे होगे। अगर आइसोबार की बात की जाए तो संबारिक हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लो, कह रहा कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य, आप ध्यान रखना मध्य प्रदेश है। कौन सा है जो हीरे का उत्पादन करता है, वो एक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर बात कर लो, तो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे आ जाओ, ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा कौन सा, चौथा यानी मध्य प्रदेश। अगर राजधानी की बात करो आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी आपकी हो जाती अमरावती। हैदराबाद, ये दोनों आपस में अलग हुए थे, कौन कौन, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की राजधानी हो जाती हैदराबाद, पहले इसकी भी राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी लेकिन अब आपकी अमरावती हो गई। कोलकाता की अगर बात कर लो तो पश्चिम बंगाल हो जाती है, क्या हो जाती है, पश्चिम बंगाल हो जाती है। उत्तराखंड की अगर बात कर लो तो क्या हो जाती है, देहरादून, ठीक है। और मध्य प्रदेश की अगर बात कर लो तो क्या हो जाती है, भोपाल। आपका काम क्या है कि सभी राज्यों की राजधानी, वहां के राज्यपाल, वहां के मुख्यमंत्री, जितने ही राज्य हैं हमारे सभी राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये आपका होमवर्क है, ये आप सभी लोगों को याद करके जाना है। जैसे मध्य प्रदेश आप जानते हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में आप कौन है, मोहन यादव जी। उत्तराखंड पुष्कर धामी, कोलकाता ममता बनर्जी। तो इस तरह आप सभी लोगों को सारे याद करके जाने हैं। आपको पीडीएफ लेके उसको पढ़ के सारे राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कुछ विभिन्न देशों की, जो इंपॉर्टेंट देश है उनकी भी आपको राजधानी याद करके जानी है, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा कि भारत का पहला उपग्रह था, क्या, जो अपना भारत का पहला उपग्रह था, कोलंबिया, भास्कर, आर्यभट्ट या रोहिणी। तो आप ध्यान रखना
जो अपना भारत का पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट हो जाता है। कौन सा? आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है वो अपना पहला उपग्रह हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्या देखेंगे? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन जो विजय हुआ था, ऑपरेशन जो विजय हुआ था वो किस युद्ध से संबंधित है? तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, या कारगिल युद्ध 1999, या कारगिल युद्ध 1999। तो आप सभी लोग जानते हो जो अपना कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था कब? 1999। इसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कौन सा? इससे रिलेटेड है ऑपरेशन विजय। और भारत ने इस पर विजय पाई थी। और सभी लोग जानते हो कि 4 लोग जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, 4 व्यक्ति थे। एक आपके हो जाते ग्रेनेडियर योगेंद्र कुमार, एक ठीक है विक्रम बत्रा हो जाते हैं, मनोज कुमार पांडे हो जाते हैं, और एक आपके हो जाते हैं सिपाही संजय कुमार। तो ये 4 लोग थे जिनको आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिनको आपके परमवीर से सम्मानित किया। तो ये अपने जीके के 10 क्वेश्चन रहे। सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। पहले हमने 5 क्वेश्चन मैथ के देखे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखे, फिर जीके के भी जो 10 क्वेश्चन देखे वो भी बहुत अच्छे देखे हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल को लोगों तक पहुंचाओ जो पढ़ना चाहता है और अच्छा कंटेंट पाना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और सपोर्ट करते हैं भैया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फिजिक्स। अब स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स। कह रहा कि उत्तर दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तर दर्पण, 2 दर्पण होते हैं आपके, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। इन दोनों से आपकी स्थिति पूछी जाएगी कि जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा। तो आप ध्यान रखना, जो अपना कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो जाता है आपका उत्तल दर्पण, और कॉनकेव होता है अवतल। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, उत्तल दर्पण, इसके द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? तो आप क्या कह रहे होगे? आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व, आभासी व सीधा। ठीक है, तो आप कह देना कि जो उत्तर दर्पण होगा उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी व सीधा, यानी 16 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, एक विद्युत परिपथ में धातु, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर, जिसको V से डिनोट करते हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती है। क्या कह रहा है कि जो विभवांतर है, जो विभवांतर है उसको किससे डिनोट करोगे? V से। और जो उसका विद्युत धारा है उसको किससे डिनोट करोगे? I से। वो क्या है इसके? समानुपाती। समानुपाती मतलब ये है, तो कह रहा कि ये यदि तार का ताप समान रहे तो इसमें नियम, तो ये कौन सा नियम है? तो ध्यान रखना, जब आप समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा? आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, जो हो जाता है आपका V बराबर आई आर। क्या हो जाता है? V बराबर आई आर, जहां यानी वेयर, वेयर V आपका क्या है? V आपका विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, और आर आपका क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसे आप प्रतिरोध बोल दोगे, जिसे आप प्रतिरोध बोल दोगे। आई आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? वी आपका विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, आर प्रतिरोध रेजिस्टेंस, आई विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। सारी बातें। इसको कौन सा नियम कहा जाएगा? तो ये होता है हमारा ओम्स लॉ। कौन सा? ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। कौन सा? ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। बात समझ में आई? ये अपना कहलाएगा बाबू ओम का नियम, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ओम का नियम। सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है?
असंपर्क बल नहीं है तो कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, ये वाला पहले देखो कि कार्य के बारे में वर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? कौन सी बात असत्य है? क्या है बाबू? कौन सी बात असत्य है, यानी कौन सी बात आपकी गलत है? कह रहा कि यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर विस्थापन आपका शून्य है तो कार्य भी आपका क्या हो जाएगा? शून्य ही हो जाएगा। कह रहा किया गया कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है बाबू, किया गया कार्य भी ऋणात्मक हो सकता है। इसकी इकाई जूल है, कार्य हो या ऊर्जा हो इसकी इकाई जूल होगी। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, कार्य जो है हमारा कैसी राशि है? कार्य जो है हमारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ना कि एक सदिश राशि है। यानी आपकी ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अगर सदिश होती तो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये आपकी अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आपका गलत हो जाता है। कह रहा कि ये सदिश राशि है, लेकिन आपसे असत्य पूछा तो ये क्या है? असत्य। ये आपकी एक अदिश राशि हो जाती। नेक्स्ट की बात कर ली जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं बाबू, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, चुंबकीय, स्थिर वैद्युत। चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, चुंबकीय, स्थिर वैद्युत। तो ध्यान रखना, जो असंपर्क बल नहीं है वो क्या है? घर्षण यानी फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ली जाए, अगर 20 की बात कर ली जाए, क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है निकल, एल्यूमिनियम, लोहा, इस्पात। निकल, एल्यूमिनियम, लोहा, इस्पात। तो ध्यान रखना किसमें? एल्यूमिनियम में। आ जाओ भैया, बायो कह रहा कि परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को के रूप में नामित किया जाता है। जो अपना परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किसके रूप में नामित किया जाता है? गाल की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, या यूकैरियोटिक कोशिकाएं, या ऑटो ऑटो ऑटोकैरियोटिक कोशिकाएं। चारों दिए गए। तो आप ध्यान रखना, परमाणु झिल्ली के साथ जो सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाएं हैं वो किसमें? यूकैरियोटिक। किसमें बाबू? यूकैरियोटिक कोशिकाएं हो जाएंगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। कह कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? कवक जो आपका क्या? फंगस यानी फफूंद। फंगस यानी फफूंद किस पर उग सकता है? किस पर उग सकता है? तो रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़े। रोटी देखी होगी आपने, रोटी को 2-4 दिन के लिए रख लो तो रोटी को उठाना, उसके ऊपर देखना क्या सफेद सफेद फफूंद टाइप का लगा रहता है, वो आपका क्या? कवक हो गया। अचार काफी दिनों तक भरा रखा है तो उस पर देखना आपके सफेद सफेद धब्बे हो जाते, वो आपका क्या? फंगस यानी होता है। सेम काम चमड़े पे भी होता है और कपड़े पे भी होता है। मतलब 1, 2, 3, 4 आपके सभी ऑप्शन है जिस पर आपके फफूंद यानी कवक होता है। 23 देखो बाबू, कह रहा कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? जो मानव शरीर है अपना, उसका सामान्य ताप कितना होता है? तो आप सभी लोगों को पता है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगर बात 24 की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? आपको चीख चीख कर बताया गया भैया, क्या बताया गया कि आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसमें आपकी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। मतलब आपको उसमें विटामिन ए लिया जाना चाहिए। और विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें? गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रंतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, साथ ही साथ जीरोफिथेल्पिया रोग हो जाता है। कौन सा? जीरोफिथेल्पिया। तो ध्यान रखना, आपसे क्या कहा गया? हमारी त्वचा और आंखों के लिए कौन सा? विटामिन ए। अगर सभी के नाम की बात करो, विटामिन सी आपको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। अगर बात बी की जाए तो बी क्या? बी1 या बी की बात की जाए तो ये हो जाता है आपका थाइमिन। क्या हो जाता है बाबू? थाइमिन। अगर बात आपकी विटामिन ए की जाए तो ए क्या हो जाता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। अगर बात आप लास्ट डी की कर ली जाए तो क्या हो जाता है? कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल। ये आपके नाम हो जाते हैं। अगर बीमारियों से बात करी जाए तो विटामिन सी से की कमी से स्कर्वी, जो दांत और मसूड़े से खून आ जाता है, इससे आपका बेरी बेरी
इससे आपका नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ठीक, और लास्ट है आपका क्या, रिकेट्स, सूखा रोग। बच्चों में होता है भैया रिकेट्स यानी सूखा रोग, और बड़ों में अगर यही रोग होता तो क्या, ऑस्ट्रोमलेशिया होता है, ऑस्ट्रोमलेशिया होता है बड़ों में। जो विज्ञान में आईवीएफ का जो आप जानते हो, आईवीएफ जो बहुत यूज होता है। अब आईवीएफ क्या होता है तो ध्यान रखना, इन इन विट्रो फर्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है आपका आईवीएफ। आईवीएफ एक ऐसी प्रकृति है जिसके द्वारा आपको जब बायो पढ़ाई जाएगी तो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि आईवीएफ क्या है, इसका काम क्या है, कैसे इसका यूज, सारी बातें आपको बताई जा रही होंगी। अभी तो आप इतना ध्यान रखो कि जो आईवीएफ होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनल विट्रो फ्रेगमेंटेशन, ये तो नहीं होता है, इन विट्रो फर्मेंटेशन नहीं होता है, या इंटरनल वेनम फास्टिंग ए भी नहीं होता, क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 25 का भी हो जाएगा। अब आप 26 देखो, कह रहा कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, क्या, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे जिसे कहते हैं यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता, किसकी सहायता करता, तो ध्यान रखना क्या, हरा वर्णक। आप एक शब्द ध्यान रखना, अगर हरा वर्णक की बात की जाए और पत्तियों की बात की जाए तो आप वहां पर आंसर टिक करके आ रहे होगे क्लोरोफिल, क्या, क्लोरोफिल। अगर कहीं और दूसरा ऑप्शन पूछा जाता, मैग्नीशियम दिया जाता तो मैग्नीशियम हो जाता, लेकिन हरा वर्णक पूछा जाए तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 26 का सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। विटामिन सी अभी आपको बताया गया है कि जो विटामिन सी होता है खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है, किसमें, खट्टे रसदार फलों में, जो खट्टे रसदार फल होते हैं में पाया जाता है, में पाया जाता है। ठीक, खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। अगर दूसरा नोट पॉइंट, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो अपना भोजन होता है उस भोजन को अगर हम गर्म कर दें तो सबसे पहले इसमें कौन सा विटामिन होगा जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या जो नष्ट हो जाएगा, तो आप क्या कह रहे होगे, अगर भोजन को हम सबसे पहले गर्म करते हैं, भोजन को पहले गर्म करते हैं तो उसमें सबसे पहले विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो भोजन गर्म करने पर क्या, भोजन को गर्म करने पर भोजन को गर्म करने पर भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले कौन सा, विटामिन सी, विटामिन सी डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अगर आप भोजन को गर्म कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, तो विटामिन सी जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। और जो विटामिन सी है वो कहाँ, खट्टे जो रसदार फल होते हैं वहां पाया जाता है, और इसका जो नाम है वो आपका है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और ये इससे होने वाली बीमारी स्कर्वी। सारी बातें क्लियर, सारी बातें क्लियर। तो इसका जो जवाब आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, नींबू, खीरा, आलू, गाय का दूध। तो ध्यान रखना खट्टे में पाया जाता है यानी नींबू, नींबू। इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, 28 देख लेंगे, कौन सा पादप ऊतक मृदा जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है, कौन सा, क्या शब्द ध्यान रखना, जल, जल और खनिज, मतलब जो आपको जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाए। एक पेड़ है कहाँ तक पहुंचाना है, उनके तनों और पत्तियों में जो जल और खनिज पोषकों को पहुंचाता है वो हमारा जाइलम होता है, वो हमारा जाइलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की, तो शब्द देखना, अगर बात आती कोशिका, कोशिका, तो जो कोशिका का अध्ययन होता है, क्या, जो कोशिका का अध्ययन होता है, अगर बात आपसे कही जाए जो कोशिका का अध्ययन है उसको कहते हैं साइटोलॉजी, क्या कहते हैं,
कोशिका का अध्ययन बाबू क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका, दो कोशिकाएं, आप एक जीवित कोशिका, एक मृत कोशिका। जीवित कोशिका और एक मृत कोशिका, ठीक। जीवित कोशिका जिसकी खोज आपकी 1665 में रॉबर्ट हुक भाई साहब ने की थी, और मृत कोशिका जो आपकी, मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी आपकी, किसने? रॉबर्ट हुक भाई साहब ने। और जो जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये आपकी 1665, ये आपकी 1674 सन अगर पूछा जाए तो, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अगर एक चीज और है जो आपसे पूछा जाता है, चलो कोशिका पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, अभी इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है कि सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। 29 का आपका बी हो जाएगा। अगर 30 की बात की जाए कि फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है, जो फर्न है किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है, तो ब्रायोफाइट, फेनरोगैम, या टेरिडोफाइट, या थैलोफाइट। तो आप ध्यान रखना किसका है? टेरिडोफाइट, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही हो जाएगा। अगर बात 31 की की जाए, अगर बात 31 की की जाए, कह रहा कि कौन सा अम्ल आमाशय, आमाशय यानी आपका पेट होता है जिसे आप स्टमक बोलते भैया, क्या आमाशय आपका पेट हो जाता है, यानी स्टमक में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आपका जो पेट होता है, जो आप मुंह से भोजन खाते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो पाचन, अगर आपसे पूछा है कि पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, तो आप अगर जो पाचन होता है सबसे पहले मुख से शुरू हो जाता है, तो वहां पे टाइलिन नामक एंजाइम होता है, तो पाचन वहां शुरू हो जाता है। उसके बाद आप क्या कहोगे कि जो आपका भोजन है वो पाइप के द्वारा नीचे आता है, और जो पाइप होता है उस पाइप को क्या बोलते हो? एसीफोगस, एसीफोगस बोलते हो। वहां से भोजन आपका कहाँ आता है? आमाशय, आमाशय यानी स्टमक में आता है, और उस स्टमक में आपके पास पहले से एक एसिड रहता है जो भोजन का पाचन करता है। किससे? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा कर देता है। और पूछा जाएगा आपसे वहां पे कौन सा अम्ल होता है, तो वहां पे होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपका होता है HCl। HCl ये आपके भोजन का पाचन कर देता है पेप्सिन एंजाइम के साथ, ठीक है। साथ ही साथ पूछा जाएगा कि पेट में ही आपका दूध का भी पाचन होता है। किसका? दूध का पाचन होता है। तो पूछा जाएगा कि दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तब आप कह रहे होगे कि कौन सा? रेनिन एंजाइम भैया। कौन सा? रेनिन एंजाइम। बात समझ में आई? जो दूध का पाचन करेगा रेनिन एंजाइम, और जो खाने का करेगा वो कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। आपको नाइट्रिक अम्ल दिया गया HNO3 होता है, ठीक है। यूरिक अम्ल, ये दोनों क्वेश्चन जो सही जवाब हो जाएगा आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 32 नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा कि बेलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? कौन सा? बेलेनोग्लोसस किस? हेमिकार्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, या आर्थोपेडा। तो ध्यान रखना आप, जो बेलेनोग्लोसस है वो आपका हेमिकार्डेटा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है। 33 देखो, कह रहा हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं, हरे और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं, वृक्ष कहलाते हैं, झाड़ियां कहलाती हैं, शाख कहलाती हैं, या आच्छादन कहलाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं उनको शाख कहते हैं, यानी हर्ब्स कहा जाता है। हर्ब्स कहा जाता है। 33 का सी हो जाएगा। 34 क्या कह रहा है? कह रहा कि जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं तो क्या होता है? क्या? जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं तो वो क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है, नवोदित कहलाता है, या परिपक्वता कहलाता है। तो आप ध्यान रखना कि जब जीवन की वह अवधि होती, जब हमारे शरीर में प्रजनन परिपक्वता होती, तो हमारी कौन सी उम्र होती? वो हमारी किशोरावस्था, यानी ऑप्शन ए हो जाती है, किशोरावस्था। 35 जो बायो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? किसमें? दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किसका? तो ये देखो आपको दिया गया हीलियम। हीलियम आपकी एक अक्रिय गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ऑर्गन,
ऑर्गन, ये भी आपकी अक्री गैस है 18। और ये आपकी क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये आखिरी गैस है आपकी अक्री गैस। और जब आप उठाओगे तो यहाँ देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, रेडॉन, ये आपकी क्या है, अक्री गैस है, इनर्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है, ये सारी यही है, नोबल गैस है, इन्हीं के नाम है। एटॉमिक नंबर 2 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, और क्या हो गया, 86 हो गया। क्या हो गया, 86 हो गया। ये सारे भैया आपके जीरो ग्रुप गैसेस हैं। इनके क्या है, अगर पूछा जाए जो ये आपकी अक्री गैसें थी, अक्री गैसें थी, इनर्ट गैसें थी, इनकी खोज करने वाले कौन थे, इनकी खोज करने वाले रैमजे भाई साहब थे। कौन, रैमजे भाई साहब। जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, तो क्या है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, क्या, नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या भैया, ये होता है आपका N2O। क्या होता है, N2O। N2O का मतलब इसी को आप कहते हो लाफिंग गैस। क्या कह दोगे, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस भी अगर आपसे पूछी जाए कि वह कौन सी गैस है जो हमें हंसाती है, तो हंसने वाली गैस भी हमारी हो जाएगी कौन सी, लाफिंग गैस। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 की बात करें, केमिस्ट्री शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है। क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है। तो देखना, पहला नियॉन, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम। नियॉन आपका क्या है, एक्री गैस है। आर्गन भी आपका हो जाता है एक्री गैस, लेकिन ये तो पहले ग्रुप का है, तो ये तो नहीं हो रहा है। हीलियम, लिथियम, ये देखो पहले ग्रुप में आता है, ये आपका एक्री गैस, ये भी नहीं। सेम हाइड्रोजन, लिथियम, कैल्शियम आपका पहले में। लेकिन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीजियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे जो सारे हैं ये आपके आते हैं किसमें, फर्स्ट ए ग्रुप में। किसमें भैया, फर्स्ट ए ग्रुप में, जिन्हें आप कहते हो क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट भी कह देते हो। इसके बाद एक और होता है, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये जो होते हैं आपके क्षारीय धातु होते हैं, और ये जो होते हैं आपके क्षारीय मृदा धातु होते हैं। क्षारीय धातु में मतलब आपका अल्कली मेटल बोलोगे, ये आपके सारे अल्कली मेटल हैं। अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात की जाए, अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, याद कर लो 30 तक, कहां तक, 30 तक याद करके आपको चलना है। लिथियम का 3 हो जाता है, सोडियम का 11 हो जाता है, इसका 19 हो जाता है, इसका 37 हो जाता है, 37, इसका आपका 55 हो जाता है, और लास्ट आपका फ्रेंसियम 87 हो जाता है। सारे आप याद कर लेना, 1, 3, 11, 19, 37, 55, और साथ ही साथ ये आपका हो गया फर्स्ट ए कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट ए कंप्लीट हो गया। अब देखो आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एक ही ग्रुप में दिए गए हैं। जो आपसे पूछा था क्या, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है, तो कौन से आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से बेरियम परऑक्साइड, क्या, बेरियम परऑक्साइड, हाँ परऑक्साइड, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है BaO2 हो जाता है। क्या होता है, BaO2 हो जाता है, जो ऑप्शन आपको दिया गया ए में, 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात 38 की कर लो, क्या कह रहा है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीजों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। ठीक है, तो ये सारी गैसें दी गई, लेकिन आप ध्यान रखना अगर कुछ फॉर्मूले की बात की जाए, यहाँ पे क्या दिया गया आपको, बेकिंग सोडा। क्या, बेकिंग सोडा, जिसे आप खाने वाला सोडा कहते हो। क्या, खाने वाला सोडा, खाने का सोडा, ये आपका क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, जिसे आप सोडियम बाई कार्बोनेट बोल दोगे। क्या, सोडियम बाय कार्बोनेट बोल दोगे। ठीक, अगर यहीं पे आपसे धावन सोडा की बात की जाए, यानी वॉशिंग सोडा की बात की जाए, धावन सोडा क्या हो जाएगा, Na2CO3।
Na2CO3 और डॉट 10H2O, डॉट 10H2O। अगर इसके नाम की बात की जाए तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका Na2CO3 और पानी के 10 मॉलिक्यूल यानी 10H2O, तो डेकाहाइड्रेट। ये बात आपकी होगी इनकी फॉर्मूलों की। बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, लेकिन आपसे जो यहाँ कहा गया है उसका जवाब हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में यूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 39 देखेंगे। कह रहा कि आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और साथ ही साथ एक एस्टाटीन, क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको बताया गया था, ये सारे आपको बताए गए थे। ये आपके क्या होते हैं, हैलोजन ग्रुप के होते हैं। किसके, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप यानी हैलोजन समूह। बात समझ में आ रही होगी, हैलोजन समूह यानी ऑप्शन में दिया गया है हैलोजन समूह। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 40। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट और सल्फर, पोटेशियम सल्फेट और फास्फोरस, सिल्वर नाइट्रेट और चारकोल, या पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। सल्फर को मैंने आपको बताया था कि जब रबड़ को आप उछालने युक्त बनाते हैं, मतलब आप उसको उछालने एक गेंद के रूप में बनाते हैं, तो वो आपकी प्रक्रिया वल्कनीकरण होती है। उसी तरह से आतिशबाजी के बारूद में अगर कहा जाए तो इसमें भी सल्फर होता है, साथ ही साथ चारकोल हो जाता है, और क्या पोटेशियम नाइट्रेट, यानी जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 41 की बात करो, कह रहा कि बोरॉन की संयोजकता, बोरान की संयोजकता मतलब बोरॉन जो होता है, पहले तो आपको पता हो कि इसका एटॉमिक नंबर भैया कितना होता है। बोरॉन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है, और इसके पहले कक्षा में बताया कि अधिकतम कितने, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर 2 निकल गए तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 बचेंगे, और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। यानी इसकी संयोजकता कितनी, इसकी संयोजकता यानी 3 हो गई। 41 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। पहले तो आपको ये पता हो कि कार्बन के कौन कौन से अपरूप होते हैं। तो जो कार्बन का सबसे अच्छा अपरूप होता है वो होता है ग्रेफाइट। क्या, कार्बन का सबसे अच्छा अपरूप वो हो जाता है ग्रेफाइट। एक आपका हो जाता है हीरा, हीरा भी हो जाता है। एक लोन्स डेलाइट भी हो जाता है। क्या, लोन्स डेलाइट, लोन्स डेलाइट। लेकिन आपको ये सारे दिए गए हैं, एक एक्स्ट्रा दिया गया है जो आपसे पूछा गया, इसमें कार्बन का अपरूप नहीं है, वो है क्या, ट्राई सल्फर। क्या है, ट्राई सल्फर, यानी 42 का जो ए दिया गया है वो इसका अपरूप नहीं है। कह कि ट्राईक्लोरोमीथेन का IUPAC नाम क्या है, ट्राईक्लोरोमीथेन, क्या ट्राईक्लोरोमीथेन। तो आप ध्यान रखना एक फॉर्मूला CHCl3, क्या CHCl3 जो बेहोश करने के काम आती है, CHCl3, इसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोफॉर्म। क्या बोल देते हो भैया, क्लोरोफॉर्म। जो आपका इसका ही नाम है क्या, ट्राईक्लोरोमेथेन, बेहोश करने के काम आती है, फॉर्मूला CHCl3 होता है। ये हो जाता है आपका राइट। अगर बात आपकी ब्लीचिंग पाउडर की जाए, जिसे आप कहते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या कहते हो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी CaOCl2, ये आपका हो जाता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, या CaOCl2 बोल दोगे। ठीक है, जो ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, इसका क्लोरोफॉर्म, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, कह रहा कि परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे। क्या, परमाणु के संरचना की जो जांच हुई थी, अर्नेस्ट लॉरेंस तो थे ही थे 1934 में, और साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण के जो साथ में सह आविष्कारक थे वो कौन थे, MS लिविंगस्टन, एनरिको फर्मी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या थॉमसन। तो थॉमसन ने तो आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने आपका नामकरण किया था किसका, प्रोटॉन का। अगर खोज की बात की जाए कि खोज किसने की थी, तो 1886 में आपकी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। अगर ऑप्शन में आपको गोल्डस्टीन ना मिले तो आप रदरफोर्ड को टिक कर रहे होगे। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है और आपसे प्रोटॉन की खोज पूछी गई तो आप गोल्डस्टीन को टिक करोगे,
उसके बाद सन 1911 में आपके प्रोटॉन का नामकरण किया था किसने, रदरफोर्ड भाई साहब जी ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन, इन्होंने प्रोटॉन। ये आपके बच्चे कौन, एमएस लिविंगस्टन, एमएस लिविंगस्टन यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 45 पे, क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, अभी तो बताया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपका हो जाता है क्या, विरंजक चूर्ण। यौगिक और उसके सामान्य सूत्र के निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही है, मतलब एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और एल्काइन, ये आपके सारे दिए गए और इनके क्या, इनके सामान्य सूत्र की बात की गई है, यानी जनरल फॉर्मूला की बात की गई है, यानी जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र की बात की गई है। किसकी भैया, सामान्य सूत्र की बात की गई है। अगर एल्केन की बात करो क्या हो जाएगा, CnH2n+2, ये आपका एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। अगर एल्कीन की बात करो तो क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। अगर एल्काइन की करो तो CnH2n-2 हो जाएगा। ये तीनों आपको याद रखना है, ये इसके जनरल फॉर्मूले हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के। ठीक है, एल्कीन क्या है आपका, CnH2n, ये तो आपका सही है, लेकिन एल्केन आपको दिया गया CnH2n-2, लेकिन होता क्या है बाबू, CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2, मतलब एक तो आपका सही है लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। ऑप्शन दिए गए केवल एक, एक और दो दोनों, सी दिया गया केवल एक, डी दिया गया ना तो एक और ना तो दो, तो कौन सा आपका सही है, एल्कीन सही है, यानी केवल एक सही है। ऑप्शन सी में दिया गया केवल एक, यहाँ पे दो ऑप्शन में दे दिया गया है, ए भी दे दिया गया केवल एक, तो आप ध्यान रखना इसका केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्केन का CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करो, कह रहा परमाणु क्रमांक वाला कौन सा रासायनिक तत्व 31 है। ठीक है, तो आपको थर्ड ग्रुप याद करना है, थर्ड ग्रुप याद करना है क्या, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ध्यान रखना है आपको, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो 31 इसका होता है वो हो जाता है आपका गैलियम, गैलियम यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 47। 48 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है, NO, CO, N2O और Na2O, तो CO आपका क्या हो जाता है, CO हो जाती है जो ये क्या, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें आपकी क्या होती है CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका CO हो जाता है। और N2O अभी आपको बताया नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, और आपका जो नहीं है वो कौन सा, Na2O नहीं है। 49 का क्या कह रहा है, कह रहा वे यौगिक जिनमें केवल दोहरे कार्बन बंद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टपन, डाई एल्काइन, डाई इन या टाई एल्काइन, तो वे होते हैं जिनमें आपके दोहरे पाए जाते हो क्या, डाई इन होते हैं, यानी सी ऑप्शन डाई इन होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज आपका 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है, फॉर्मिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, एस्टिक अम्ल, अम्लराज, तो इसका जवाब की अगर बात करोगे तो आपका हो जाता है अम्लराज, लेकिन जो ऑप्शन आपको दिए गए, एक दिया गया फॉर्मिक अम्ल जो होता है आपका क्या, HCOOH, क्या होता है भैया, HCOOH, जिसे आप चींटियों के डंक में पाओगे, ये आपका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, या इसी को मेथेनोइक अम्ल कहोगे, क्या, इसी को आप मेथेनोइक अम्ल भी कहोगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये अभी आपको सारी बातें इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी। एस्टिक अम्ल आपका हो जाता है CH3COOH, जिसे आप सिरका भी कहते हो या इसी को एथेनोइक अम्ल भी कहते हो, इसी को एथेनोइक अम्ल भी कहते हो। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। आज के क्वेश्चन ये आपके रहे, जो आज के क्वेश्चन थे आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ये अपना सेट नंबर 52 था, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन है आपके पास अपने, उनको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ के जाइए, जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप जबरदस्त तरीके से, एग्जाम आपका पास है। जय हिंद।